उपेंद्र राय हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ बिहार चुनाव का घमासान चल रहा है तो दूसरी ओर पीएम ने देशवासियों से कोरोना महामारी से सतर्क रहने की अपील की है। आज इन्हीं दो मुद्दों पर बात होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी बोले, लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बीजेपी ने लालू के 15 साल के शासन को बनाया निशाना तो तेजस्वी ने किया पलटवार, मुझसे क्यों घबराया हुआ है एनडीए। बिहार में पीएम की रैली से पहले चिराग पासवान का पलटवार, 10 नवंबर के बाद सीएम नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। कमलनाथ का माफी मांगने से इनकार, कहा खेद जता दिया, सोनिया चुप तो राहुल हुए कमलनाथ से नाराज। पंजाब विधानसभा में किसानों के हक में विधेयक पास, किसान से एमएसपी से कम कीमत पर खरीदा अनाज तो 3 साल की जेल। बिहार के चुनावी दंगल में सत्ता संघर्ष और बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी नेता चिराग पासवान खुली चुनौती दे रहे हैं। अमित शाह के हालिया इंटरव्यू में बीजेपी की अधिक सीट जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के वादे और दूसरी तरफ तेजस्वी का चिराग से सहयोग लेने के बयान के बाद बिहार की चुनावी जंग में एक नया समीकरण, एक नया कोण आ गया है। हालांकि तेजस्वी की सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और उनका 10 लाख युवाओं को तत्काल सरकारी नौकरी देने का ऐलान लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। लेकिन आरजेडी गठबंधन को ओवैसी की पार्टी एमआईएम से खतरा बरकरार है। मुस्लिम वोटों का विभाजन राजद गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार जिस 15 साल के लालू राज के खौफ को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं अब उनके 15 साल की सत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कोरोना और बाढ़ की बदहाली नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी नीतीश कुमार की उपलब्धियों की बजाय मोदी सरकार के कामकाज पर ज़्यादा जोर दे रही है। बीजेपी को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मोदी सरकार की नीति को सभी वर्ग के लोगों ने, खासकर युवाओं ने खूब सराहा है और समर्थन दिया है। बिहार में मोदी की होने वाली 12 रैलियों से उसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव भविष्य के लिए एक संकेत भी होगा कि जनता क्या कुछ देख रही है और क्या कुछ वोट बॉक्स के अंदर अपने मैंडेट यानी अपने जनसंदेश के जरिए वो संदेश देना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर पहले भाग में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता जी, कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक जी, वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के गुरुदेव श्री वेद प्रताप वैदिक जी। बिहार के चुनावी मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारा समय के एडिटर भूपेश कोहली, उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम भूपेश के पास चलते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों से सवाल जवाब करते रहेंगे। भूपेश, आप बिहार में बने हुए हैं, तमाम जो है वहाँ पर जो माहौल है उसका जायजा ले रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आप अगर संक्षेप में बताएं तो आपने क्या महसूस किया कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासन को लेकर जनता उन्हें 5 साल और देने के लिए आश्वस्त है या जनता उनसे भी हिसाब किताब करना चाहती है? जी बिल्कुल उपेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि हमारी टीम बिहार के दौरे पर है। पटना के गांधी मैदान से हमने शो किया, उसके बाद और बाकी इलाकों की जगह अगर बात करें, कैमूर की बात करें,
या सहरसा की बात करें या और बाकी इलाकों की बात करें, वहाँ पर जब हमने शो किया तो वहाँ सीधे सीधे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दे रहा है, अंडर करंट दिखाई दे रही है आरजेडी। हालांकि शुरू में ये माना जा रहा था, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे वो ये मान रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जेल में है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, और एलजेपी ने जिस तरीके से राह अख्तियार की है अलग से, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एलजेपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी मानी जा रही है और इलेक्शन के बाद ये सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अगर मुद्दों की बात करें तो आज योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में चुनावी दमखम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जेपी नड्डा भी आए, आगे नरेंद्र मोदी की भी रैलियां, प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी की भी रैलियां हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता मुद्दों से भटकने नहीं दे रही है। जहां पर भी हम शो करते हैं वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे वहां पर मौजूद होते हैं और जनता खुद उनको ले आती है। अगर राष्ट्रवाद की बात होती है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 370 हमने खत्म किया, राम मंदिर का निर्माण किया, तो वो कह रहे हैं पटना की बात करिए, बिहार की बात करिए, बेगूसराय की बात करिए, भागलपुर की बात करिए, यहां पर जमीनी मुद्दे जो हैं वो वहां से नहीं भटकेंगे। चीन की बात करेंगे, पाक ऑक्यूपाइड की बात करेंगे तो केंद्र के जब चुनाव होंगे तब बात करिए। अभी बताइए कि यहां 15 साल में जो शासन था सुशासन बाबू का, यहां पर कितना लोगों ने काम किया, कितने विधायक, कितने सांसद जो थे वो बाढ़ के टाइम दिखाई दिए, कितने नेता जो थे वो प्रवासी मजदूरों के दर्द में शामिल हुए। ये मुद्दे इस बार यहां पर अहम है। और अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो यहां राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि लगातार ऐसे मुद्दे इस बार हावी होंगे, राष्ट्रवाद और जो बाकी मुद्दे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उनको अलग मोड़ देने की कोशिश करेंगे कैंपेन को, तो इस बार बिहार की जनता उन दो और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। पहला सवाल कि चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि अगली बार जो है, इस बार यानी 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि श्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में अगर उसकी ज़्यादा सीटें आती हैं तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हैं। अब एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान ने उनके ऊपर अपना पूरा जोर लगाया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ इस मुद्दे पर जो प्रमुख विरोधी पार्टी है आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता तेजस्वी यादव भी काफ़ी मुखर हैं 15 साल के उनके कामकाज के हिसाब को लेकर। तीसरा एक मोर्चा वहां बना है उपेंद्र कुशवाहा का और बसपा सुप्रीमो मायावती का। अब ले देकर बिहार में जो जातीय समीकरण है वो बहुत मजबूत हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं और उपेंद्र कुशवाहा और मायावती भी बी पार्टी हैं, ताकि वोटों के समीकरण को ठीक से साधा जा सके और इस बीच भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे? आपका क्या आकलन है, चूंकि आप वहां बिहार में घूम रहे हैं? बड़ा 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 अच्छा सवाल, और इसी सवाल में कहीं ना कहीं पूरा समीकरण आपने समेट कर रख दिया है। जो 5 दिन 6 दिन हमने जो यहाँ पर दौरे किए हैं, यहाँ पर जब हम एलजेपी से बात करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का सीधे सीधे कहना है मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। यानी कि वो मोदी के साथ छटना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं दूरी बनाना चाह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो मुस्लिम फैक्टर है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से छिटका हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटका हुआ है, और रामविलास पासवान के नाम पर सिंपैथी वोट भी है। और अगर चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये सिंपैथी वोट और मुस्लिम वोट अगर वो लेने में कामयाब रहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो बाद में अगर कहीं कुछ सीटों की कमी होती है तो नीतीश कुमार या सुशील मोदी चिराग पासवान को अपने साथ साध सकते हैं और उनके साथ सरकार बनाने में कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो वो भी अब इनके एलजेपी के ऊपर पूरी तरह से निशाना साध रहे हैं। उनका कहना यह है कि 5 साल तक आप सरकार में बैठे रहे, आपने मलाई खाई, आपने रसूखदार अपने मंत्रियों को बनवाया, लेकिन अब जब चुनाव का वक्त आया तो अब आप कमियां निकालने लगे हैं, जबकि आपको साथ खड़े होना चाहिए था। अगर आप केंद्र में साथ हैं तो आपको राज्य में भी साथ रहना चाहिए था। इस पर एलजेपी के एक सवाल और सीधे सीधे बनता है, चूंकि आपको 2014 का इलेक्शन याद होगा, जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी जो अब प्रधानमंत्री हैं, तब 2014 के इलेक्शन में वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सीधे आए थे, और किस तरीके से नीतीश कुमार ने किनारा किया था और मुस्लिम वोटों को साधने की जितनी पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन चूंकि एनडीए के वो घटक दल हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार को जितना मुस्लिम कम्युनिटी का समर्थन मिलता रहा है उतना समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या जाहिर सी बात है कि वहाँ भी अब सवाल जवाब करने की कोशिशें नीतीश कुमार से हो रही हैं, पर्टिकुलर उस कम्युनिटी में?
देखिए, उस अगर कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो अब कहीं ना कहीं एनडीए से छिटक चुका है। मंदिर निर्माण की बात करें, 370 की बात करें, ये यहाँ पर आरजेडी की बात करें या दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो वो ये कहीं ना कहीं बिहार में लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, ये दिखाने में कामयाब होते जा रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू से थोड़ा छिटकती दिखाई दे रही है। हालांकि अगर जेडीयू के प्रवक्ताओं से, जेडीयू के नेताओं से बातचीत की जाए तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पर मुस्लिम वोट, जहां पर मुस्लिम गढ़ है, वहां पर भी जेडीयू के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और वो जीतेंगे। यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो बागी फैक्टर होगा उपेंद्र सर, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर लड़ रही है। उसके कम से कम 30 से 35 जो विधायक हैं उनकी टिकट कटी है। कुछ लोगों ने बागी रुख अख्तियार करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है और कुछ एलजेपी ने कुछ लोगों को हाथों हाथ लिया है। तो ये एक बड़ा फैक्टर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि जेडीयू के लिए भी और आरजेडी के लिए भी बागी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, जो कि कम से कम 30 से 35 सीटों पर डेंट करेंगे अच्छे से एनडीए को भी और महागठबंधन को भी। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने नेता जो 3-3 बार 4-4 बार के विधायक थे, जब उनका टिकट कटा तो वो सीधे चिराग पासवान के पास गए। उन्होंने टिकट लेके वहां से चुनाव लड़ना मुनासिब समझा। ऐसे में जो बागियों की बात आप कह रहे हैं वो कितना जो है फायदा देने वाली है चिराग पासवान को और कितना नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को या जेडीयू को? देखिए, अगर एनडीए की बात करें तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे ये कहते हैं कि बागियों का कोई मतलब नहीं है। हमने इतना काम किया है, सड़कें बनवाई हैं, शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, ठीक है, बेरोजगारी का कहीं ना कहीं मुद्दा ऐसा है जिस पर आगे काम किया जाना है। लेकिन जितना विकास, हर घर बिजली, हर घर पानी पहुंचाया है, एक स्लोगन और दौड़ रहा है, हर घर नल। ये पिछले 2 से 3 दिनों में जेडीयू का स्लोगन है, ये सामने आ रहा है। तो उनका ये कहना है हम सुशासन के नाम पर वोट मांगेंगे, हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। अगर बागी उम्मीदवार हमसे अलग हुए हैं तो जनता जान रही है। भूपेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे अपडेट अब लेते रहेंगे, आप जाइएगा मत। एक छोटी सी रिपोर्ट है, उसको देखते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास सीधे जा रहे हैं। बिहार के चुनावी दंगल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जो गणित बिठाया है वो गणित बीजेपी के लिए राहत और जेडीयू के लिए चुनौती बन सकती है। आरजेडी ने 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था और कुल 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 80 सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और लगभग 77 सीटों पर इनका सीधा मुकाबला जेडीयू से है। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय हुआ है उसके तहत जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की 110 सीटों में से महज 51 सीट पर ही आरजेडी से सीधा मुकाबला है। जाहिर है ऐसे में बीजेपी के लिए बाकी बचे अपने 59 सीटों पर जीत की राह आसान होगी। हालांकि आरजेडी का तर्क है कि ज़मीनी हकीकत को देखते हुए ही पार्टी ने विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि जेडीयू तेजस्वी यादव के इस गणित को लेकर ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आती है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि आरजेडी के इस गेम प्लान का उसे काफ़ी बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऐसा आरजेडी का मानना है कि वो जेडीयू का नुकसान करेगा, लेकिन जेडीयू का नुकसान नहीं होगा। पार्टी का कहना है कि आरजेडी हमें बड़ी चुनौती मानती है और इससे साफ है कि हम लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास और सबसे पहला सवाल हम प्रेम रंजन पटेल जी से ले रहे हैं। प्रेम जी, आपको नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के सामने है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पिता लंबे समय से जेल में हैं और जेल में रहते हुए हॉस्पिटल में भी हैं, तो उसकी सिंपैथी जो है बिहार में उनको काफ़ी मिल रही है और उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ भी दिखाई दे रही है। उपेंद्र जी, आपने कहा कि सिंपैथी का, देखिए लालू जी जेल में है, वो कोई स्वतंत्रता आंदोलन की जेल में नहीं है, आजादी की लड़ाई लड़ करके जेल में नहीं गए। वो बिहार के भ्रष्टाचार के मामले में, चारा घोटाला में वो जेल में बंद है। इस घोटाले में बिहार की पैसे को उन्होंने लूटने का काम किया था, बिहार के विकास की राशि को उन्होंने बंदरबाट किया था और उसके लिए किसी को अगर सिंपैथी होगा तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार का सिंपैथी उनके प्रति है। दूसरी बात, ये आप तेजस्वी यादव को जो कह रहे हैं
तेजस्वी यादव को अगर पिछली बार जिंदा किया या खड़ा करने का काम किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार जी के कारण हुआ है। नहीं तो पिछले बार आपने देखा है कि कई चुनाव में लालू जी चुनाव हार गए, राबड़ी चुनाव हार गई थी, उसी राघोपुर से चुनाव हार गई थी, मीसा भारती हार गई थी, पाटलिपुत्रा से लोकसभा का चुनाव। और तेजस्वी यादव भी अगर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से वो विधानसभा का मुंह नहीं देखते। आज वो अकेले लड़ रहे हैं बगैर नीतीश कुमार के, वो विधानसभा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इस पर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो कोई नहीं है, इस प्रकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर ये रहता तो लोकसभा में भी प्रदर्शित होता। लोकसभा में हमने 40 में से 39 सीटों पर चुनाव जीता है। और जहां तक विकास का मामला है, हमने जितना विकास का काम किया है, बिहार की जनता उस विकास से संतुष्ट है। बिहार की जनता को जितना चाहिए था विकास, उनके अनुरूप हमने किया है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त करने का काम किया है। बिहार के लोगों को पता है कि क्या स्थिति थी 2005 से पहले। 2005 से पहले डर था, दहशत था, भय का वातावरण था। लोग घर से निकलते नहीं थे, कोई परिवार का सदस्य बाहर जाता था और शाम अंधेरा होने से पहले अगर लौटता नहीं था तो लोग चिंतित हो जाते थे। आज कम से कम वो बिहार में वो डर भय तो समाप्त हो गया है और विकास भी हो रहा है। आज जो ऐसे महिलाएं सुरक्षित हो गई है, महिलाएं पढ़ाई कर रही है, शिक्षा कर रही है। आप देख रहे हैं कि मैट्रिक के परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की तादाद बढ़ गई है। पोशाक योजना, साइकिल योजना, मिड डे मील योजना, ऐसे तमाम प्रेमरंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे हम सवाल ले रहे हैं सारिका पासवान जी से। सारिका जी, आपको लगता है कि बिहार की जनता इतनी संतुष्ट है 15 साल के शासन से, जिस तरीके से प्रेमरंजन पटेल जी बता रहे हैं? जी उपेंद्र जी, जिस तरीके से प्रेम भाई बता रहे हैं कि बिहार की जनता संतुष्ट है, आपने देखा होगा और इनके मंत्री भी अभी जो झेल रहे हैं, जिस भी अपने क्षेत्र में वो जा रहे हैं उनका बहुत ही विरोध हो रहा है। लोग उनके अपने ही क्षेत्र में उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। जिस सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा का ये लोग अभी तक ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमने विकास किया है, वो विकास के लिए वो लोग खड़े हो जा रहे हैं बॉर्डर पे और बोल रहे हैं भाई नहीं सड़क है तो वोट भी हम आपको देने नहीं है। फिर आप पता नहीं कौन सी बनी हुई सड़कों का आप हवाला दे रहे हैं लोगों को। रही बात विकास की, तो नीतीश कुमार ने इतना जबरदस्त विकास किया है कि वो अपने ही विकास को देख नहीं पाते हैं, इसलिए जिधर से गुजरते हैं वो बैरिकेडिंग करा दे रहे हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की भी बात करें केंद्र में, तो उन्होंने भी याद होगा कि किस तरीके से अपने विकास को उन्होंने पर्दे से छुपा दिया था। तो इनका विकास ये है। आज ये लोगों के बीच में जा रहे हैं तो इन्हें एहसास हो रहा होगा कि किस तरीके से लोगों का एक रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, लोग तक जमा नहीं हो पा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी कोई क्रांतिकारी मसले से गए नहीं है जेल। मैं बताना इनको चाहूंगी कि आज की ये घटना है, सचिवालय में जिस तरीके से आग लगी और सारे कागज पत्तर जल के खाक हो गए, तो उपेंद्र जी ये एक बहुत बड़ा एक समझ लीजिए मैसेज है कि इन्हें पता चल गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी करारी हार होने वाली है, इनकी सरकार बनने वाली नहीं। और वो बौखलाहट, वो हड़बड़ाहट, वो डर जो है ना अब दिखने लग रहा है। इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं कि कागजें जलनी शुरू हो गई, अब सचिवालय में जला है। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बिहार में बहुत बड़ा इशू था। बिहार में हो रहे अपहरण को लेकर के फिल्में बन गई, बॉलीवुड में काफ़ी हिट फिल्में रहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा इशू है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ पर काफ़ी सफलता पाई गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं उपेंद्र जी, अगर आप देखें एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखें आप, तो पिछले 15 साल बनाम इस 15 साल में क्राइम ग्राफ जो है ना वो बदस्तूर बढ़ा है। लगभग 25 से 30%। इनफैक्ट हर चीज में आप डकैती ले लीजिए, आप अपहरण ले लीजिए, हत्या ले लीजिए, बलात्कार ले लीजिए, कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसमें इन्होंने 25 से 30% की वृद्धि नहीं की होगी। ये बोलना है खुद मियां मिट्ठू बनने वाली बात है कि खुद के लिए आप विकास के लिए बोल दे रहे हैं, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, आज आप चुनाव रैलियां कर रहे हैं, तो देख लीजिए लोगों का कितना समर्थन आपको प्राप्त है। लोग 15 साल का आप जो डर उनको दिखा करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपने 15 साल में कोई विकास का कार्य नहीं किया है, कोई आपने
इंडस्ट्री नहीं लगाई है, ना पलायन रोक पाए हैं, ना शिक्षा अच्छी दे पाए हैं आप। वो तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं उपेंद्र जी जो हमारी बिहार की जनता आज खुद आगे आके पूछ रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे चलते हैं मुकेश नायक के पास जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुकेश जी, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में कि 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ेगी, एनडीए सफल नहीं हो पाएगा? आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है या स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी ठीक तरीके से अपने को खड़ा नहीं कर पा रही है। ऐसे में चुनाव में आप लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश और बिहार की परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। सबसे आपने देखा होगा, कोरोना जब आया और जब वहां की लेबर, वहां के श्रमिक जब अपने प्रांत में वापस लौटने के लिए आए तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 50 लाख श्रमिक एक 1.5 हजार किलोमीटर नंगे पैर 45 डिग्री टेम्परेचर में वहां से लौटे हैं। वो कैसे भूल जाएंगे जो उनको असुविधा हुई, जो परेशानी हुई? ये सरकार उस समय बिल्कुल संवेदनशील नहीं रही। दूसरा, नीतीश कुमार जी ने सरकार बनने के बाद जिस तरह से आरजेडी का साथ छोड़ा और जिस तरह से दल बदल करके बीजेपी का साथ ले लिया, ये बिहार के जनादेश का सीधा सीधा अपमान था। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, नीतीश कुमार का अवसरवादी दृष्टिकोण और बिहार में जाते हुए रोजगार, कानून व्यवस्था की स्थिति, अभी बाढ़ आई थी बिहार में, किस तरह से मिसहैंडल किया। बिल्कुल भी ठीक तरह से बाढ़ के समय सरकार ने काम नहीं किया, उसका असर बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों पर है। तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो है कि लगातार केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने जो माइनॉरिटी को टारगेट किया और अपने दृष्टिकोण में जो उनको अलग थलग माना, उसके कारण पूरे बिहार में आज माइनॉरिटी नीतीश कुमार से छिटकती हुई दिखाई दे रही है। चौथी चीज़, जो उनका गठबंधन था उसमें समन्वय की कमी आई, पासवान गठबंधन से अलग हो गए। वो दलित, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज है दलित वोटों का, वो सीधा सीधा नीतीश कुमार को होने वाला है। बिहार में 15 साल का जो शासन है उसका एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसका सामना नीतीश कुमार जी को करना है। मुझे लगता है कि बिहार की परिस्थितियां 15 साल के बाद पूरी बदली हुई हैं और मुझे लगता है कि इस बार लोग बिहार में परिवर्तन का वोट करेंगे। बहुत बहुत बेहतर मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। सीधे चलते हैं सुहेली मेहता जी के पास जो जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। सुहेली जी, संक्षेप में बताइए कि नीतीश जी के लिए क्या ये चुनाव सबसे कठिन चुनाव नहीं है? ये कठिन चुनाव कैसे हो सकता है? 15 साल से जिसने पूरे समाज को साथ लेकर चला, समाज के अंतिम पंक्ति तक के लोगों को टारगेट करके और उन्हें सुख सुविधा पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने जहां तक कि जिस समय लड़कियां 1,90,000 जो स्कूल जाती थी जो लड़कियां, उसे शिक्षा के लिए साइकिल और पोशाक देकर आज 9 लाख लड़कियां हर साल मैट्रिक में पास कर रही हैं, मैट्रिक पास कर रही हैं। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो योजना चलाई हुई है उसमें वो अपना स्किल डेवलप कर रही हैं और जगह जगह वो नौकरी भी पा रही हैं। लड़के उसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो जगह जगह नौकरी पा रहे हैं। सड़कों की जाल बिछी, जहां यहाँ पर गड्ढों में सड़क दिखता था, अभी चारों तरफ आप देखिएगा कि सड़कें बनी हुई हैं। पुल पुलिया जगह जगह पर जहां चचरी के पुल हुआ करते थे वो पुल बने। क्या इसके लिए हमें चुनौती की जरूरत है क्या? गली मोहल्ले में जहां पर लोग नाली के कीड़े के साथ रहने के लिए बेबस होते थे, वहां पर ये 7 निश्चय के तहत हर गली में पक्की किया गया, नाली बनाया गया, हर घर को जल पहुंचाया गया। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए पूरे बिहार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये नर्सेस कॉलेज, उसके बाद हर जिले में लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़के को पढ़ने के लिए +2 स्कूल खोलना, प्लस जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे सभी विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा करना। जो टीचर बिहार में नहीं हुआ करते थे
जो यहाँ राजद के शासनकाल में 1500 रुपए पर शिक्षा मित्र बहाल करके गए थे और पूरा का पूरा स्कूल खाली था। वहां पर नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्री काल में आते के साथ ही 4 लाख शिक्षकों की बहाली की उन्होंने। सुहेली जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। शराबबंदी भी नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा निर्णय था और उन्होंने खास तौर से महिलाओं के दुख दर्द को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा निर्णय किया था। इससे सरकारी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सरकारी राजस्व को मैं किनारे रखता हूं, हमारी जो बहनें हैं शराब के कारण अपने घर में काफ़ी तकलीफ का सामना करती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो एक निर्णय था महिलाओं को दोबारा से अपील करने वाला है? देखिए, बिहार में आधी आबादी के लिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये आधी आबादी महिलाएं हमेशा कर्जदार रहेगी हैं, और इसलिए आज देखिएगा बिहार में कि महिलाएं कितने आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। और ये शराबबंदी महिलाओं के ही मांग पर किया गया था। आज जो लोग बोलते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, इसका फायदा शराबबंदी का आप देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस कई गुना जो है एकदम खत्म हो गया है। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहे हैं बिहार में। घरों की आर्थिक स्थिति बढ़ी है। जो लोग शराब में अपने पैसे खर्च करते थे वो घर में पौष्टिक आहार में अपने पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ग्रामीण जो एरिया है वहां पर शराब पी के जो लड़ते झगड़ते थे आपस में, वो खत्म हो रहे हैं। सड़कों पर शराब के नशे में घूमते रहते थे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, वो सारी चीज खत्म हो रहे हैं। शराब के कारण जो क्राइम होते थे सोसाइटी में, वो खत्म हो रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो 50% आपको ग्राम पंचायतों में और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को जगह मिला, उससे महिलाएं काफी सशक्त हुई। बिल्कुल सुहेली जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे चल रहे हैं वेद प्रताप वैदिक जी के पास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये बताएं कि बिहार के चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल का चुनाव अगले साल आने वाला है और ये 2 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद सीधे सीधे सत्ता में अभी तक नहीं पहुंच पाई, सीधे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हालांकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, 28, 3 और 7 नवंबर को चुनाव होंगे, 10 तारीख को रिजल्ट सबके सामने है। ऐसे में आपकी नज़र में ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए कितना भारी पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संदेश लेकर आने वाला है, आपका आकलन जानना चाहता हूं। वैसे मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने यथासंभव काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश की है, लेकिन लगातार कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के कारण लोगों में एक थकान सी पैदा हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार नीतीश की पार्टी और भाजपा की सीटें लगभग बराबर है, 120-121, लेकिन बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा जीतेगी बीजेपी, क्योंकि बिहार के लोगों पर नरेंद्र मोदी के भाषणों का ज़्यादा असर होगा। और ऐसी स्थिति में बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा कुछ नहीं कह सकते। हालांकि भाजपा बार बार दावा कर रही है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार में जैसा कोई किसी से समझौता कर लेता है, वहाँ सत्ता ही ब्रह्म है, बाकी सब कुछ माया है, वो बिहार ने सिद्ध किया है। कौन किससे जा मिलेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए बिहार का चुनाव पूरे देश के आगे आने वाले चुनावों को काफ़ी दिशा दिखाएगा। बिल्कुल, यदि बिहार में भाजपा और नीतीश हार जाते हैं और लालू यादव की पार्टी आगे बढ़ जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती केंद्र सरकार भाजपा की को हो जाएगी। आपकी नज़र में जो चिराग पासवान का अलग होकर चुनाव लड़ना, जो मायावती और उपेंद्र कुशवाहा का एक अलग गठबंधन बन जाना, जिस तरीके से राजनीतिक चिंतक विचारक ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही बी पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से वोटों के समीकरण को साधने के लिए इन पार्टियों को तैयार कर दिया है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा एनडीए को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा
और उसका फायदा चूंकि एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार हैं तो उनको भी मिलेगा। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? हाँ, मेरी टिप्पणी भी लगभग यही है। मेरा इतना तो कहना ठीक नहीं है, मतलब मुझे ये बात बहुत पक्की नहीं लगती है कि ये सब बीजेपी की करतूत है। लोग अपने किए के कारण, अपनी करतूतों के कारण अलग अलग हुए हैं और अलग अलग उन्होंने गठबंधन बनाए हैं। ये सब बीजेपी ने साजिश की है ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं और वो सब लोग भी ठीक कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, वोट बीजेपी के पक्के मजबूत हैं और पक्के और मजबूत वोट अगर बीजेपी के लिए पड़े तो और लोगों के वोट कम होंगे, निश्चित रूप से उनकी सीटें कम होंगी। लालू प्रसाद यादव के शासन के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सुशासन का नारा दिया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सड़कों की मरम्मत को लेकर के, नई सड़कों को बनाने को लेकर के, और जो उनका सबसे बड़ा निर्णय रहा है वो शराबबंदी का रहा है। हालांकि गवर्नमेंट एक्सचेकर को इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एक और बड़ा काम किया, उन्होंने लड़कियों के स्कूल जाने को लेकर के प्रोत्साहन दिया। उनकी प्रवक्ता सुहेली मेहता ने बताया कि 1.5 लाख बच्चियां स्कूल जाती थी, अब 9 लाख बच्चियां स्कूल जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों का जब चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को आपकी नज़र में कितना फ़ायदा मिलेगा? हालांकि ये भी देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत भीड़ नज़र आ रही है। देखिए, नीतीश ने कमाल का काम किया है। शराबबंदी के मामले में नीतीश कुमार ने बड़ी हिम्मत की है। जब 2017 में मेरा पटना जाने हुआ तो नीतीश से मेरी लंबी बात हुई। मैंने नीतीश को तुरंत बधाई दी और कहा कि भाई, आपने जो ये शराबबंदी की है अधूरी है, क्योंकि पटना के 5 स्टार होटलों में शराब चालू है। लोग ज़्यादा पैसा खर्च के, गांव के लोग, छोटे छोटे शहरों के लोग सब आते हैं पटना, वहाँ से शराब खरीद के ले जाते हैं। तो बोले ये आपने ठीक बोला। और उसी वक्त उन्होंने अफसरों को बुला के कहा कि कल से पटना की होटलों में भी शराबबंदी होना चाहिए। उससे जाहिर है कि सरकार को काफ़ी घाटा होगा और हुआ है। इसके बावजूद जो ठीक बात है, लोगों के फायदे की बात है, वो करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत जो नीतीश ने दिखाई है, अन्य मुख्यमंत्रियों के लिए भी ये आदर्श की बात है। और मैं समझता हूँ कि महिलाएं बिहार की, वो किसी भी जात की हों, उन्होंने नीतीश की इस बात के लिए बहुत तारीफ की है। हालांकि जब वोट होता है, जब मतदान होता है, तो पता नहीं कई और चीज़ें काम करने लगती हैं। जात काम करने लगती है, रिश्तेदारी काम करने लगती है, इलाका स्थानीयता काम करने लगती है। बहुत सारे तत्व हैं जिनके आधार पर वोट होने लगता है। लेकिन अगर सिद्धांत के आधार पर, नीति के आधार पर, काम के आधार पर वोट हो, तो मैं समझता हूँ कि नीतीश ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं बिहार में। बिल्कुल। वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश की। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौट रहे हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई अहम बातें कही। देशवासियों के नाम संबोधन में उन्होंने आगाह किया कि लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। थोड़ी सी लापरवाही हमें कितनी महंगी पड़ सकती है, हमें कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, अब भी कितने खतरे हैं और सरकार की कितनी तैयारी है, इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन इस चर्चा से पहले ये बता देना जरूरी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहला सवाल हम वेद प्रताप वैदिक जी से लेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री से आज उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बहुत अलग से हट के बोल सकते हैं, और एक सोशल मीडिया पर कई तरह की चीज़ें चलने लगी थी कि जब नोटबंदी उन्होंने किया था तब भी दिन मंगलवार ही था और आज भी मंगलवार ही है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया। और जिस तरीके से वो लॉकडाउन से लेकर के जब पहला उन्होंने संदेश दिया था, ये 7वां संदेश उन्होंने दिया, और उसमें उनकी चिंता लोगों के जान माल की रही। और जिस तरीके से आज भी
उन्होंने कोरोना को लेकर के लोगों को जागरूक किया, बताया, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का एक तरीके से स्लोगन जैसा कि वो अपने भाषणों में देते रहते हैं, ये भी एक फ्रेज, एक लाइन उन्होंने दी और अभी भी सावधान रहने को कहा। आपको जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन होता रहा है, आपको उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री आज कोरोना की जगह कुछ और बोलेंगे, और कोरोना भी हो सकता है उसमें एक बात का हिस्सा हो, लेकिन सिर्फ कोरोना पर बोल के वो चुप रह गए। उन्होंने किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं की। हालांकि इकॉनमी को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो थिंक टैंक्स हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, वो काफ़ी बातें आजकल इकॉनमी को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कोरोना तक ही चिंता को सीमित रखना, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। आज नरेंद्र भाई का राष्ट्र के नाम जो संबोधन हुआ जी। उससे कई लोग काफी निराश हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत आशाएं बांध रखी थी। और आशाएं उन्होंने इसलिए बांध रखी थी कि एक तो देश में आर्थिक संकट काफ़ी बड़ा खड़ा हुआ है, और उससे भी ज़्यादा आशा इस बात से बंधी कि कई प्रमुख टीवी चैनलों ने सुबह से ही प्रचार करना शुरू कर दिया था कि आज 6 बजे सब लोग सावधान रहें, सुनते रहें। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लाखों करोड़ों लोगों को सीधे संदेश गए कि 6 बजे आप सुनिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा आपातकाल है, जैसे युद्ध के समय होता है, और उस समय प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। आपने खुद जैसे कहा, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई आर्थिक पैकेज घोषित करेंगे, कोई ऐसी सांत्वना लोगों को देंगे ठोस कि लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपने बातचीत में जो 10-12 मिनट की थी, लोगों को प्रेरणा दी। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनना कि हमारे यहाँ दुनिया के और देशों के मुकाबले कम लोग कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, लोगों का उत्साह बढ़ाएगी, उनमें हिम्मत बढ़ाएगी। और दूसरी बात जो नरेंद्र भाई ने कही कि लोग सावधानी रखें, जो कहा कि शारीरिक दूरी बना के रखें, सब लोग मुखपट्टी लगा के रखें, और ये न सोचें कि कोरोना ख़त्म हो गया है, जैसे यूरोप में लौट रहा है वापस, वो भारत में भी आ सकता है। तो ये सब जो चेतावनियां उन्होंने दी हैं, मैं समझता हूं कि ये सामयिक हैं, जरूरी भी हैं, बल्कि ये किसी नेता की बजाय ऐसा लगता है कि कोई जैसे अध्यापक अपनी कक्षा में बात समझाता है, ऐसे उन्होंने एक नई भूमिका अदा की। एक साधु संत जो सलाह देता है स्वस्ति की, शुभ की, भले की, वो काम उन्होंने किया है। वो लगते भी आजकल साधु जैसे हैं, दाढ़ी उनकी बढ़ गई है और एकदम सफ़ेद झक, और जो शांतिपूर्वक वो बोलते रहे। आप देखें कि उनका संबोधन भी अब की बार अलग किस्म का था। बिल्कुल। वो जो राजनीतिक भाषण देते हैं उसमें सबसे कहते हैं भाइयों बहनों, आज वो नहीं बोला उन्होंने, संबोधन दूसरा था और बहुत अच्छा था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के ठीक ही रहा। उनके भाषण से लोगों को प्रेरणा मिली है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा कि आखिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला और किस अंदाज में बोला। कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से
भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले, आज से पहले कोरोना संकट में देश को कुल 6 बार संबोधित किया है और ये 7वां अवसर है जब उन्होंने देशवासियों से सीधा संवाद किया है। कोरोना काल में सबसे पहले उन्होंने 19 मार्च को राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें जनता कर्फ्यू की अपील करते हुए देश भर में 1 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन 1 की घोषणा की थी, जिसमें 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस ऐलान से दुनिया के सबसे सख्त और लंबे लॉकडाउन की शुरुआत हुई। कोरोना काल में पीएम मोदी 3 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने तीसरे संबोधन में देशवासियों से कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से रात 9 बजे 9 मिनट तक घर की लाइट बंद कर दिया जलाने को कहा था। इसके बाद 14 अप्रैल को अपने चौथे संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2 का ऐलान किया था, जो कि 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने 5वें संबोधन में पीएम ने कोरोना काल में देश की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें छोटे कारोबारियों को काम के लिए कर्ज देने की सुविधा दी गई। इसके बाद 30 जून को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की थी, क्योंकि जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऐसे में उन्होंने हर किसी से नियमों का पालन करने की अपील की थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 6 अलग अलग तस्वीरें। सीधे चलते हैं हमारे सहारा समय के एडिटर भूपेश कोहली के पास। भूपेश, आज प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सूचना दी कि 6 बजे मैं राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाला हूं, आप हमारे साथ जुड़ें। आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, आपके मन में क्या ख्याल आया कि प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं? उपेंद्र जी, जब ये ट्वीट मैंने पढ़ा था प्रधानमंत्री का, तो उस समय हम दंगल के शूट पर थे बक्सर में, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ऐसा ट्वीट, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कोई ना कोई बड़ी ऐसी बात है प्रधानमंत्री के मन में जिसको वो देश को संबोधित करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार इलेक्शन को लेकर हो या चाइना को लेकर हो, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े मुद्दे चल रहे हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आकर सामने बोलिए, प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़िए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, जैसा कि आपने इसका विश्लेषण भी किया अच्छे से, वैदिक सर ने भी इसका विश्लेषण किया कि प्रधानमंत्री ने बड़ी सकारात्मक बातें कही, और उन्होंने रामचरितमानस और कबीर के दोहों का भी इसमें जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जब तक किसान अपनी पक्की फसल को देखता है और ये देखता है कि अब काम हो गया, तो उसके बाद वो ढीला पड़ जाए, अगर उसकी मेहनत, वो सोच ले कि अब मेहनत पूरी हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंच सकती है, जब तक कि काम पूरा ना हो जाए, फसल की कटाई ना हो जाए। इसीलिए महामारी से उसको जोड़ा इन दोहों को, रामचरितमानस और कबीरदास के। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी तरह से दवाई ना आ जाए, जब तक पूरी तरह से वैक्सीन ना आ जाए, इंजेक्ट ना हो जाए लोग, तब तक लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को इसमें यह चिंता जरूर सता रही थी कि प्रधानमंत्री को चीन के बारे में बोलना चाहिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बोलना चाहिए, कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके बारे में बोलना चाहिए, या आगे और सरकार की कोई ऐसा बड़ा प्लान जिस पर आज कोई कर्टन रेजन हो सकता है कि प्रधानमंत्री कुछ पर्दे के पीछे हिंट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो लोग टेलीविजन के सामने बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ और उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री ज़्यादा बोलते हैं या कुछ और मुद्दों पर बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री ने सकारात्मक बात करके अपनी बात को एक आखिरी सवाल भूपेश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की कुल 12 रैलियां जो है बिहार में सुनिश्चित हैं, प्रधानमंत्री को लेकर के कितना आशान्वित हैं वहाँ के वोटर? क्या प्रधानमंत्री की रैलियां बिहार में
एक तरफा इम्पैक्ट क्रिएट करने में इस बार कामयाब रहेंगी, या बिहार के लोगों का जो मिजाज है बहुत अलग किस्म का रहता है? क्योंकि यही बड़ी वजह है कि हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अभी तक बिहार में सीधे सीधे नहीं बन पा रहा है। देखिए उपेंद्र सर, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात करें तो अब पॉलिटिकल पारा जो है वो बिहार का चढ़ने लगा है। जैसे जैसे पहले फेज की दूसरे और तीसरे फेज की तारीखें सामने आ रही हैं, लगातार यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री एंड टाइम पे मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत होगी एक स्टेबल बैट्समैन की, जो कि रनों की रफ्तार को आगे बढ़ा दे। T20 का मौसम भी चल रहा है और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इसको करने में बखूबी महारत भी हासिल रखते हैं। कई चुनावों में देखा है प्रधानमंत्री उतरते हैं और अगर एक लाइन में कहा जाए तो महफिल को लूट के ले जाते हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी, सुशील मोदी की बात करें या तमाम और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की बात करें, तो इसी आधार पर वो टिका हुआ है कि अगर कहीं कोई कोर कसर छूट रही है, अगर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, अगर अब तेजस्वी यादव की रैलीज में भीड़ ज्यादा जुट रही है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब उतरेंगे तो उसके बाद जो बची कुची कमी होगी वो कहीं ना कहीं उसको बखूबी तरीके से खत्म कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सीधे अपने चल रहे मेहमानों के पास सीधे सवाल ले रहा हूं मुकेश नायक जी से, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुकेश जी, प्रधानमंत्री की जब रैलियां शुरू होंगी और जब वो अपने पूरे कन्विक्शन के साथ बिहार की जनता को संबोधित करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि फिजा बहुत तेजी से बदलेगी? और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कमर कस के तैयार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमारा बूथ सबसे मजबूत करके जो गांव-गांव एक-एक बूथ तक जा करके उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाने का काम किया, उसका असर बिहार के चुनाव में दिखेगा? देखिए, इस समय प्रधानमंत्री जी जब बिहार जाएंगे तो उनके सामने बड़े यक्ष प्रश्न सामने आने वाले हैं। पहला प्रश्न ये आने वाला है कि जब 12,000 ट्रेनें देश में खड़ी रहीं और बिहार के लाखों मजदूर एक 1,500 हजार किलोमीटर नंगे पैर 45 डिग्री टेम्परेचर में जब घर लौटे, तो उनका प्रशासन और उनकी संवेदनशीलता कहाँ थी? 12 करोड़ लोगों के रोजगार देश में चले गए। ये प्रश्न नहीं पूछेंगे बिहार में लोग मोदी जी से। बाढ़ के समय केवल एक हवाई यात्रा करके वो लौट आए और कितना मिसमैनेजमेंट हुआ प्रबंधन बाढ़ के समय बिहार में, क्या ये प्रश्न लोग नहीं पूछेंगे? देखिए, मोदी जी की विशेषता ये है कि जितने बड़े वो अच्छे कथाकार हैं उतने अच्छे वो प्रशासक नहीं हैं। इवेंट मैनेजमेंट से अब बिहार में काम नहीं चलेगा। सामने ऐसे यक्ष प्रश्न उनके खड़े होंगे। आपने अभी शराबबंदी की दो राज्य हैं भारत में ऐसे जहां शराब। मुकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे चलते हैं प्रेम रंजन पटेल जी के पास। प्रेम रंजन जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मुद्दा बनाती रही है कि मजदूरों को पैदल चलना पड़ा, 12,000 ट्रेनें खड़ी रहीं और प्रधानमंत्री को भी इन यक्ष प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जब बात करेंगे, और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने लोकसभा चुनाव में आप लोगों को बहुत मजबूत समर्थन दिया, 39 सीटों पर आप लोग विजयी होकर लौटे, क्या वो रिकॉर्ड, वो भरोसा, वो विश्वास अभी भी बरकरार है जनता के दिलों में? जरूर उपेंद्र जी, प्रधानमंत्री लगातार जो है से पॉपुलर होते जा रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी कोई कम नहीं रही है। वो जिस प्रकार से कोरोना काल में उन्होंने काम किया है और जिस प्रकार से लोगों को अनाज देने का काम किया, नवंबर महीने तक, जो अप्रैल महीने से लेकर करके नवंबर महीने तक लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज देने का काम, उसी तरह जैसे उज्ज्वला योजना के जो हमारे लाभार्थी थे उनको मुफ्त में 3 महीने तक गैस का पैसा देने का काम किया गया। जितने जनधन के खाता धारक महिलाएं थी उनको 500 रुपये तक 3 महीने तक पैसा देने का काम, ऐसे कई सारी योजनाएं आपने देखा कि किस प्रकार से जो है गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। पूरे देश के लोगों को रोजगार खड़ा करने के लिए, आर्थिक स्थितियों को फिर से मजबूत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ये सारे चीजों उन्होंने दिया है, जिसका लोग बाखूबी जो है आज चर्चा करते हैं। लोग उसको
बहुत नजदीक से उन्होंने देखा है, महसूस किया है। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं कि जो प्रवासी लोग थे, उन प्रवासियों को लाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री ने सारी व्यवस्थाएं उनको करने का काम किया है। जहां तक कांग्रेस के शासन थे, कांग्रेस की सत्ता थी जिन राज्यों में, प्रेम जी, महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार के शासन में काफी हुई। दो महिलाएं हमारे पैनल में मेहमान के तौर पे मौजूद हैं। पहले मैं आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी से उनका रिएक्शन लेता हूं, उनकी टिप्पणी लेता हूं। जिस तरीके से सारिका जी, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, वो आधी आबादी को एक तरीके से राहत देने का काम था। उनकी आवाज़ को सुन करके निर्णय लेने का जो काम वो नीतीश कुमार ने किया। जो बालिकाएं थीं वो स्कूल जाने से बचती थी, कतराती थी, उनको पोशाक और साइकिल दे करके एक नया कदम नीतीश कुमार ने बढ़ाया जन कल्याण का। ऐसे में अब 9 लाख बच्चियां जा रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया। इस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं। उपेंद्र जी, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी, ये जो शराबबंदी है वो बिहार में बिल्कुल ही फेल है। जो आधी आबादी को इन्होंने लुभाने का जो प्रयास किया था वो शराबबंदी के नाम पर, वो तो कहीं भी सफलता उनको मिली ही नहीं। आज भी आप अगर ग्राउंड लेवल पे जा करके देखें तो लोगों में जो आक्रोश है, बल्कि स्थिति पहले से बद से बदतर हुई है। ये तो मैं पहले बता देना चाहूंगी। रही बात पोशाक और साइकिल पे आप जो लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, पोशाक और सिर्फ साइकिल दे देने भर से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो जाती है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे शिक्षक होने चाहिए। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिए और वहां पे अगर आपने एक अच्छे शिक्षक को नहीं रखा है तो वहां पे आपकी शिक्षा अधूरी रह जा रही है, जो उस लेवल पे नीतीश जी ने कोई कार्य किया नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में नीतीश जी को इन तमाम ऐसे चीजें हैं जिनका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता आज एकदम कमर कस चुकी है, मूड में है। वो प्रश्न कर रही है सीधे सीधे। उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको ये उन प्रश्नों का अभी सामना करना पड़ रहा है। सारिका जी, समय कम है, मैं सुहेली मेहता जी से रिएक्शन लेना चाहूंगा। चूंकि आपके मुख्यमंत्री हैं, आप जेडीयू की प्रवक्ता हैं, आप ये बताएं कि क्या महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो नीतीश कुमार जी ने कदम उठाए हैं वो उनको पे करने वाला है, उसका फायदा उनको मिलने वाला है इस चुनाव में? देखिए, यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि 2006 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं बिहार में, महिलाओं वोटर की जो संख्या है उसका प्रतिशत लगभग 15% बढ़ा है। यही कारण है, क्योंकि महिलाएं पावर में आई, उन्हें अपनी सशक्तिकरण का एहसास हुआ कि हमारे से सरकार बदल सकती है और रह सकती है। तो महिलाओं ने वोट किया। आज आप बूथ पर देखते होंगे 65% और 70% के करीब महिलाएं हैं। ये देन सिर्फ नीतीश कुमार जी की है। एनडीए की सरकार का नेतृत्व करते हुए उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार का एहसास कराया। सुहेली जी, और जैसा कि अब समय बहुत कम है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं वेद प्रताप वैदिक जी से लेना चाहूंगा। सर, ये कहा जाता है कि जब महिलाएं घर से निकलती हैं तो उनका मिजाज उनके घर वाले भी नहीं जान पाते, यानी उनके पति भी नहीं जान पाते वो किसको वोट दे के आती हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी और जो यंग लड़कियां हैं उनको स्कूल जाने के लिए एक नई चीज़ की घोषणा की, उनको साइकिल दिया, उनको पोशाक दिया, उनके मनोबल को बढ़ाया, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर नीतीश कुमार के लिए जब पोलिंग बूथ तक महिलाएं पहुंचेंगी अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो नीतीश कुमार की याद उनके जहन में रहेगी, वो वोट के रूप में तब्दील होगा, या यूं कहें कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण नीतीश कुमार जी को नुकसान उठाना पड़ेगा? दोनों ही तत्व रहेंगे जी। नीतीश से अब बिहार की जनता थक रही है, ये विरोधियों की सभा में आने वाली भीड़ से पता चल रहा है। लेकिन देश के लोग कृतघ्न भी नहीं है, एहसान फरामोश भी नहीं है। किसी के लिए आप थोड़ा सा पत्ता भी हिला दें तो अच्छाई उनमें इतनी है कि वो आपके लिए पहाड़ हिलाने लगते हैं। इसलिए नीतीश ने जो भला किया है औरतों के लिए शराबबंदी करके और साइकिल वगैरह देके, बच्चियों को, लड़कियों को पुस्तकें देकर, कॉपी देकर, मैं समझता हूं कि उसका असर जरूर पड़ेगा। और जो बड़ी सभाएं विरोधियों की हो रही हैं उसका जवाब तो नरेंद्र भाई की सभाएं दे देंगी अपने आप।
मुझे लगता है कि बहुत बेहतर सर, समय पूरा हो चुका है और आज मैं समय की सीमा का पालन करना चाह रहा हूं, तो आप सभी ने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, सहारा, प्रणाम।